guys, guys, hello guys, hello. Oh, hello guys, welcome to my channel. Today we start the topic irrigation and the technology. Chapter is seasons, Jamidar and the state class 12th history. सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर द अबंडेंस ऑफ लैंड, यानी कि जो ये बात चल रही है इट इज़ अबाउट द 16th और 17th सेंचुरी. तो उस टाइम पे लैंड काफ़ी ज़्यादा था, लेबर जो था काफ़ी अवेलेबल था, एंड मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स वर थ्री फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर द कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर. यानी कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, बिकॉज प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ दैट टाइम ऑफ इंडिया एज एग्रीकल्चर, और अभी भी प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही है. देखा प्राइमरी पर्पस यार, बिना बोले वही लॉन बोल देती मैं, हाउ 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 अनूनी शक्ति गाइस. प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इस क्या था पहले कि लोगों को खाना देना है. बेसिक स्टेपल राइस जैसे बेसिक स्टेपल जो फूड होता है जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मिलेट्स हो गई, वर फ्रिक्वेंटली क्रॉप. मतलब पहले जो बेसिक काम था एग्रीकल्चर, इट इज़ ऑल अबाउट द फीड, कि पहले आपको फीड करना, बचेगा सरप्लस होगा, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग कि आपने बेच भाग दिया. तो पहला आपका प्राइमरी काम था लोगों को खाना प्रोवाइड करना. अब आपका प्राइमरी काम हो चुका है कि भैया पहले तो बेच दो ना, इंसान तो मर ही लेंगे. एरियाज विच रिसीव 40 इंचज़ मोर रेनफॉल एक साल में, वो जनरली ज़्यादातर क्या कहते हैं अपने चावल प्रोड्यूस करते हैं. फिर उसके हिसाब से वीट हो जाता है, उसके हिसाब से मिलेट्स हो जाता है. जितनी जितनी पानी पड़ती है, जितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं सीड्स ग्रो होते हैं. मॉनसून जो होती है ना, वो बन की बारिश, वो एक इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए वो बैकबोन है. मतलब अगर बारिश अच्छे से ना हो तो हमारी फसल ख़राब हो जाती है, बारिश अच्छी हो तो फसल अच्छी हो जाती है, और बारिश कुछ ज़्यादा हो जाए तो फसल फिर से फ्लड की वजह से बह जाती है, ख़राब हो जाती है. तो जो बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हाँ वो क्या है, मानसून है. फिर उसके अलावा भी हमें एडिशनल पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे पास है सिस्टम ऑफ इरिगेशन. उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो वो रिसीव्ड स्टेट सपोर्ट, उसके लिए स्टेट का सपोर्ट चाहिए होता है भैया. एग्ज़ाम्पल के लिए नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट है वो क्या कहते हैं कैनल्स वगैरह खुदवाती है, नाले नगर रिपेयर करती है जो पुरानी क्या कहते हैं कैनल्स हैं, या फिर शाहनर है पंजाब में ड्यूरिंग शाहजहां की पीरियड पे बनाई गई थी. तो पुरानी कैनल्स को रिपेयर किया जाता है, नई कैनल्स बनाई जाती है, डैम्स बनाए जाते हैं ताकि इरीगेशन का जो पर्पस है वो फुलफ़िल हो सके. एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेबर इंसेंटिव है, यानी कि उसमें आपको काफ़ी जने चाहिए होते हैं एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए एज अ प्रैक्टिस. जो फिर पीजेंट्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं. वन एग्जांपल वाज द वुड ब्लॉक, यानी कि वुड ब्लॉक एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, बट एक टेक्नोलॉजी तो है ना जिसके हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में. लाइट वगैरह चाहिए होती है भाई. फिर एन ईजिली असेंबल विद एन आयरन टेप और कटलर, ठीक है. देयरफॉर दे did not make deep furrows which preserve the moisture better during the intensive hot months. तो उसका वो डीप फरोज का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो क्या करती है जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो मॉइस्चर को प्रिजर्व करके रख सकती है. अ ड्रिल पर्ड बाय अ पेयर ऑफ giant ozone used to plant seeds, but broadcasting of seeds was most prevalent method. होइंग एंड वीडिंग वो भी साथ साथ काम किया जाता है. नैरो आयरन की ब्लेड होती है, फिर तो स्मॉल वुडन हैंडल, तो उसके साथ साथ क्या करते हैं होइंग भी करी जाती है और साथ साथ वीडिंग भी करी जाती है. एंड अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना. एग्रीकल्चर वॉज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड 2 मेजर सीजनल साइकिल्स, यानी कि एग्रीकल्चर हम लोग 2 मेजर साइकिल्स में करते हैं सालाना. एक होती है खारिफ जो कि ऑटम सीज़न होती है, एक होती है राबी जो कि स्प्रिंग सीज़न में होती है. तो
तो ये दोनों की जाती है, पर एक्सेप्शन ये है कि जो जिस जगह पे जो एरिड जगह होती है, अनहॉस्पिटेबल होती है, जो कि कम क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस करती है सालाना, जैसे रेनफॉल या फिर इरिगेशन सर्ड एयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर इवन गेव 3 क्रॉप्स। मतलब देखो ऐसा होता है कि पूरे साल में 2 सीज़न ऐसे होते हैं जब हम लोग सीड्स वगैरह उगाते हैं या फिर सीड्स उगाते हैं फिर कल्टीवेट करते हैं। फिर कोई कोई जगह अगर अच्छा हमारे पास सब चीज़ें की व्यवस्था है, पानी अच्छी है, सॉइल फर्टाइल है, तो हम 1 से 2 से ज़्यादा 3 क्रॉप्स भी उगा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है। इनकी जो किताब थी उसमें कहा गया था कि मुग़ल प्रोविंस जो आगरा का था उसमें 39 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती थी। दिल्ली में 43 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती थी 2 सीज़न के अंदर। बंगाल में 50 वैरायटी ऑफ राइस, केवल राइस की राइस उगाया जाता था। जो मेजर फोकस था कल्टीवेशन का वाज द बेसिक स्टेपल विच डू नॉट मीन दैट एग्रीकल्चर इन मेडिवल इंडिया वाज ओनली फॉर सस्टेंस। तो पहले जो बेसिक मीन था वो था कि हमें बेसिक स्टेपल फूड सबको मिल जाए। ये ऑफ्टन कम अक्रॉस द टर्म, हमें एक टर्म के बारे में सुनने को मिलता है जो है जीन्स ई कमिल, जिसका लिटरली मतलब होता है परफेक्ट रॉ क्रॉप्स इन आर सोर्स। मुग़ल स्टेट यानी कि मुग़लों के दौरान क्या होता था, जो ये लोग पीजन्स को इनकरेज करते थे ताकि वो क्रॉप्स उगाएं जिसके थ्रू उनको रेवेन्यू आए। यानी कि ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स क्या करते थे पीजन्स को, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया। कॉटन जो थी वो ग्रो होती थी ग्रेट स्वती ऑफ टेरिटरी में, जो कि थे सेंट्रल इंडिया फिर डेक्कन प्लेटू वाले इलाके में। और जो बंगाल था वो फेमस था शुगर उगाने में। कैश क्रॉप इंक्लूड करती है ऑयल सीड्स वगैरह उगाना, कि ऑयल सीड्स वगैरह उगाओ, लेंटिल्स उगाओ, दाल वगैरह उगाओ। दिस शोज़ हाउ substantive and commercial production was closely intervened in average peasants holding। तो अब जो पीजेंट्स पहले जो केवल खाने के लिए उगा रहे थे वो अब कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए ताकि वो रेवेन्यू पे कर सकें। 17th सेंचुरी में कई नई तरह की क्रॉप्स आई डिफरेंट एरिया में वर्ल्ड के, जो कि इंडिया भी पहुँची। जैसे कि मेज़ यानी कि मक्का जो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में वाया अफ्रीका और स्पेन की वजह से हुआ है 17th सेंचुरी में। अब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है वेस्टर्न इंडिया में। वेजिटेबल लाइक जैसे कि टमाटर हो गया, आलू हो गया, मिर्ची हो गई, ये सब इंट्रोड्यूस की गई है न्यू वर्ल्ड से उस टाइम पे। और फ्रूट्स में जैसे पाइनएप्पल एंड पपाया, ये सब मतलब बाहर की लाई चीज़ें जो अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने लग गई है। The village community. Above account, it is clear that agriculture production involved intensive participation। इससे तो हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंटेंसिव पार्टिसिपेशन मांगता है भाई, है ना, पीजेंट्स का, ठीक है। हाउ डिड दिस अफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एग्रियन रिलेशंस इन मुगल सोसाइटी। एक ही इसमें बोला कि कैसे जो एग्रियन स्ट्रक्चर था उसने इफ़ेक्ट किया मुग़ल सोसाइटी के रिलेशन को। इसका आंसर हमें मिलता है जब हम सोशल ग्रुप इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन उनका रिलेशन देखते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट से देखते हैं। जब हम पीजेंट्स को देखते हैं, उनके जो लैंड होते हैं वो उन पे उनकी खुद की ओनरशिप होती है, वो उनके इंडिविजुअल लैंड होते हैं। और फिर एट द सेम टाइम वो जो लैंड होता है वो कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी से भी एसोसिएटेड होता है। यानी कि जो उनका खुद का लैंड है वो तो खुद का है, बट वो एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी भी यूज़ कर सकते थे। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कम्युनिटी कल्टीवेटर, पंचायत और हेडमेन्स होते थे। कास्ट एंड द रूलर मिलियू, डीप इनइक्विटीज़ ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट और अदर कास्ट क्या था, काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे। तो इस वजह से जो कल्टीवेटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में बट गए थे। जो ऐसे जो वो थे पीजेंट्स थे जिनके पास लैंड था
सीजेबल नंबर ऑफ वर्क एज मेनियल्स, फिर एग्रीकल्चरल लेबर्स मजूर। डिस्पाइट मतलब अथाह कल्टिवेटेड लैंड होने के बाद भी जो कास्ट का जो वो था ना क्राइटेरिया, उसने क्या कर दिया, मैनुअल टास्क रिलेटेड टू पॉवर्टी, यानी कि एक कास्ट ने सारा काम ख़राब कर दिया, उसने पॉवर्टी की तरफ और ज़्यादा लेके चले गए। हमारे पास कोई सेंसस नहीं है उस टाइम का, पर जो लिटल डाटा है वो हमें ये सजेस्ट करता है कि जो ऐसे ग्रुप्स थे जो काफ़ी मतलब विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, और उनकी जो कास्ट हायरार्की थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे थी। इस वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे थे, इस वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, जैसे दलित वगैरह हो गए। जैसे कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ मैनुअल्स थे, लाइक हल्लाकोरन, अगर मैंने गलत पढ़ा तो आई एम सो सॉरी। ये कहते थे ये वर हाउस्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज, ये लोग इनके घर बाहर थे गांव के। सिमिलरली जो महाजदास थे जो कि सन थे बोटमैन के इन बिहार वाज कंपेरेबल टू स्लेव्स, यानी कि बेसिकली जो नीचे कास्ट के लोग थे उनकी ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब, सो कॉल्ड करके नीचे कास्ट के सो कॉल्ड नीचे कास्ट के जो लोग थे उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनको बहुत ज़्यादा हार्शली ट्रीट किया जाता था। देयर इज़ अ डायरेक्ट, इधर एक क्या है, डायरेक्ट को रिलेशन है किसके बीच में, कास्ट के बीच में, पॉवर्टी के बीच में और सोशल स्टेटस के बीच में लोअर लेवल पे। सच को रिलेशन जो है उसको मार्क्ड वर नॉट सो मार्क्ड एज इंटरमीडिएट लेवल्स पे ऐसे कोई डायरेक्ट और इतनी ज़्यादा डिफाइंड डिस्टिंक्शंस थी नहीं। इन अ मैनुअल from 17th century, Marwar Rajput mentioned as peasants sharing some space with Jats who were accorded at lower status in the caste hierarchy। तो 16th कब की बात है ये, हाँ 17th सेंचुरी में जो मारवाड़ था, राजपूत थे, वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो शेयर करते थे अपने स्पेस को जाट्स के साथ, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हायरार्की, इतनी ज़्यादा कोई दृढ़ नहीं थी। जो गौरवास थे जो अपना लैंड कल्टीवेट करते थे वृंदावन में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, साउथ राजपूत स्टेट इन द 17th सेंचुरी, राजपूत स्टेटस इन द 17th सेंचुरी। ओके, कास्ट सच एज अहीर, गुजर्स, मालीस रोज इन द हायरार्की बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबल ऑफ कैटल रियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि इनकी जो कास्ट थी जैसे अहीर हो गए, गुजर्स हो गए, मालीज हो गए, इनकी कास्ट के बढ़ गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये लोग क्या करने, कैटल हियरिंग और हॉर्टिकल्चर परफॉर्म करने लग गए थे। जब पैसे आते तो आपकी वैसे भी कोई कास्ट दिखता है नहीं। ईस्टर्न रीजन में देखी जाए जो इंटरमीडिएट पेस्टोरल थे, फिशिंग कास्ट लाइक सदगोप्स, कैवर्तास एक्वायर द स्टेटस ऑफ पीजन, तो ये लोग भी जैसे पीजन्स की कास्ट रहती थी या फिर पीजन्स जिनको बहुत गलत ट्रीट किया जाता था उनको ऐसे ही ट्रीट करने लग गए थे। पंचायत और हेडमैन क्या कहते हैं, जो विलेज पंचायत होते हैं, जो असेंबली के एल्डर बनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूजुअली इम्पोर्टेंट पीपल, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हो जाते हैं ना, इंसान हो जाते हैं उस गांव के लिए। इन मिक्स्ड कास्ट विलेजेस में हर कास्ट के लोग हों, जो पंचायत रहती है यूजुअली हेट्रोजेनियस बॉडी हो जाता है क्योंकि उसमें हर कास्ट के लोग आते हैं। ओलीगार्ची पंचायत रिप्रेजेंटेड काफ़ी सारे कास्टेस, काफ़ी सारी कम्युनिटी उस गांव की, थ्रू विलेज मैनुअल कम एग्रीकल्चर वर्कर्स वाज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड देयर। द डिसीज़न जो कि लिया जाता है पंचायत के अंदर वो बाइंडिंग होता है किसी भी मेंबर्स के लिए। जो पंचायत वाज द हेडेड बाय द हेडमैन नोन एज मुकद्दम और मंडल, जो पंचायत का हेड होता है उसको मुकद्दम कहते हैं, फिर मंडल कहते हैं। कुछ सोर्स हमें ये सजेस्ट करते हैं जो हेडमैन होते हैं वो
चूज़ किए जाते हैं थ्रू द कंसेंसस द्वारा, किसकी, जो विलेज के एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, उनके द्वारा, जो जमींदार रेक्टिफाई करते हैं उनके द्वारा। जो हेडमैन होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं काफ़ी लंबे समय तक, जब तक उन लोगों को उन पे विश्वास होता है, बड़े लोगों को उन पर विश्वास होता है, तब तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। चीफ फंक्शन होता है हेडमैन का, वाज टू सुपरवाइज करते हैं वो अकाउंट्स, विलेज के जो अकाउंट्स होते हैं वो सब, पटवारी यानी कि ज़मीन वगैरह को। जो पंचायत होती है वो फंड्स भी ड्राइव करती है, कहाँ से, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है टू उनका जो फाइनेंशियल पूल होगा उसके अंदर। जो फंड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसमें, डिफ्रेइंग द कॉस्ट ऑफ एंटरटेनिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स हु विजिटेड द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो ऑफिसर्स आते हैं विलेज पे टाइम टू टाइम सर्वे करने, देखने, उन पे ये उनको रेवेन्यू दिया जाता है। पहले बात तो जो उस टाइम पे अंग्रेज़ थे, मुगल्स थे, उनको ये पहले रेवेन्यू दिया जाता था, और जो बचा कुचा है फिर वो विलेज के वेलफेयर में लगाया करते थे। जैसे नेचुरल क्लैमिटी वगैरह आ गई, लाइक फ्लड वगैरह हो गया, ड्रॉट पड़ गया, तो उस टाइम पे जब लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो रखा हुआ पैसा ही काम आता है ना, तो ठीक वैसे ये लोग भी वो रखा हुआ पैसा यूज़ किया करते थे। फिर ऑफ्टन दिस फंड्स डिप्लॉय, कुछ ये फंड्स अगर बच जाते थे तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगा देते, जैसे कैनल वगैरह बनवा दिया ताकि इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो इम्पोर्टेंट फंक्शन था पंचायत का वो था कि जो कास्ट बाउंड्रीज़ हैं अमंग वेरियस कम्युनिटी इनहेबिटिंग द विलेज वर अपहेल्ड, तो ये कहीं ना कहीं कम हो, ख़त्म हो, लोग समझें, सूझबूझ से अपने दिमाग से काम लें। जो ईस्टर्न इंडिया था, मैरिजेस जो होती थी वर हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मंडल के प्रेजेंस में क्या करते थे वो लोग, शादियां करते थे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनकी ड्यूटीज़ थी विलेज हेडमैन की, वो क्या थी कि वो सबको देखें, कंडक्ट द मेंबर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी चीफली टू, ताकि कोई भी ऑफेंस किसी भी कास्ट के खिलाफ ना हो सके। जो पंचायत थी उसकी अथॉरिटी थी कि वो फाइन्स ले सके, इन्फ्लिक्ट मोर सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो पनिशमेंट दे सके, किसी कम्युनिटी को वो चाहे तो पनिशमेंट दे सकें। लेटर वॉज ड्रास्टिक स्टेप वॉज टेक, बाद में एक ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप लिया जाता है। क्या था, मोस्ट केसेस मेल्टेड आउट टू अ लिमिटेड पीरियड, इट मीन दैट अ पर्सन फोर्स टू लीव अ विलेज। अगर ऐसा किसी पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस क्राइम कर दिया तो उस इंसान को बोल दिया जाएगा कि तुम ये गांव छोड़ के जाओ, उसे उसकी कास्ट से बेदखल कर दिया जाता है, और जो असेंबली होती है, जो पंचायत होती है, वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाता है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। इन एडिशन टू द विलेज पंचायत, जो भी कास्ट होती हैं यानी जाति होती हैं गांव के अंदर, वो उनके खुद के जाति पंचायत होते हैं। ये जो पंचायत होते हैं इनके पास कंसिडरेबल पावर होती है रूरल सोसाइटी में। इन राजस्थान जो जाति पंचायत हैं वो सिविल डिस्प्यूट्स जो भी लोगों के बीच में होता है और फिर डिफरेंट कास्ट के बीच में वो लोग देखते हैं। दे मेडिटेट इन कॉन्टेस्टिंग क्लेम्स ऑन लैंड, वो किसी की लैंड है तो उस पर क्लेम देते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसकी शादी कहाँ होगी, कैसी होगी, मतलब अपने कास्ट में होगी कि नहीं होगी, और ऐसे वो जो भी काम होते हैं वो ये लोग करते हैं। काफ़ी सारे केसेस में ये देखा गया कि जो मैटर होता है क्रिमिनल जस्टिस का, स्टेज रिस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ जाति पंचायत। अगर जाति पंचायत ने कुछ ऐसा डिसीजन दिया जो स्टेट को लगता है सही है तो वो डिसीजन मान भी लेते हैं। आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वेस्टर्न इंडिया के, राजस्थान, महाराष्ट्र, कंटेन पिटिशंस प्रेजेंटिंग पंचायत कंप्लेनिंग अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनेटिंग, जो टैक्सेशन के ऊपर कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको कम होना चाहिए, उनकी कंप्लेन वगैरह होती है। डिमांड फॉर अनपेड लेबर, सुपीरियर कास्ट और ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, मतलब इन सब क्या होते हैं वेस्टर्न इंडिया के अंदर
जो पीजन्स वगैरह होते हैं, लेबर होते हैं, वो ये लोग चीज़ की डिमांड करते हैं कि ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा ना, जो ये पिटिशन्स होती है वो ज़्यादातर गांव के लोग देते हैं। लोअर रंस जो हैं ऑफिशियल रूरल सोसाइटी के, वो लोग ये पिटिशन्स वगैरह फाइल करते हैं। ऑफ्टन पिटिशन वर मेड कलेक्टिवली एज वेल एज कास्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे कंसिडर वर मोरली लेजिटिमेट डिमांड ऑन पार्ट ऑफ द एलाइड ग्रुप्स। तो वो ये कहते हैं कि भाई आपने अपनी लेजिटिमेट डिमांड्स रखो, ऐसा नहीं रेवेन्यू हो तो अतः रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, तो वो कहाँ से लाएंगे? अगर ड्यूरिंग द फेमाइन सिचुएशन क्रॉप प्रोडक्शन इज़ नॉट दैट मच गुड, तो हाउ दे विल प्रोड्यूस? वो अपनी शरीर काट के तो नहीं ला सकते ना। तो वो कहते थे कि डिमांड रखते थे कि भैया आपकी जो डिमांड हो टैक्स की, वो ना एक्सेसिव हो, वो लेजिटिमेट डिमांड हो। फिर क्या आता है कि स्पेशली कब जब ड्रॉट आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, ये तो मैंने समझा दिया। इन द आइज ऑफ द पिटिशनर्स राइट द बेसिक मिनिमम ऑफ फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो मिनिमम उनको सर्वाइवल के चाहिए वो तो उनके पास होना चाहिए। और जो पंचायत कोर्ट है वो एक अपनी मोरल ऑब्लिगेशंस और गारंटी जस्टिस वो दे सामने वाले को जिसने फाइल की है पिटिशन इन द सेंस जिसने फाइल की अपनी समस्या आपके आगे, तो आपका कर्तव्य बनता है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको उसको जस्टिस देना ही पड़ेगा। जो जस्टिस है पंचायत के द्वारा आता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीजन्स एंड स्टेट ऑफिशियल और लोकल जमींदार, वो काफ़ी ज़्यादा केसेस उनको देखने को मिलते हैं। जो केस हैं वो एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड के ऊपर होते हैं, जो पंचायत सजेस्ट करती है कि आप भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जो केसेस है वर डिकोनाइजेशन फेल द पीजेंट टू रिकोर्स टू मोर ड्रास्टिक फॉर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस सच एज डेजर्टिंग द विलेज। Relatively easy availability of uncultivated land and competition over labor resources made this an effective weapon in the hand of cultivators. ठीक है, अब आते हैं विलेज आर्टिसंस पे। ये क्या करते हैं? ये एक अनदर इंटरेस्टिंग चीज़ आप इनके बारे में देखोगे या पढ़ोगे। ये बताते हैं अपना काफ़ी ज़्यादा गहरा, काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेटेड रिश्ता किसके बीच में, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के बीच में। जैसे कि मराठी डॉक्यूमेंट और जो विलेज सर्वे है अर्लियर ऑफ ब्रिटिश रूल का, वो हमें बताता है सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पार्टीशंस के बारे में, दैट इज़ हाई 25% ऑफ टोटल हाउस होल्ड इन द विलेज, यानी कि टोटल 25% जो लोग हैं वो अपना घर में ही काम करते हैं, घर के संग संग मतलब आर्टिसंस वगैरह का भी काम करते हैं। अदर टाइम जब डिस्ट्रिक्शन होता है आर्टिसंस और पीजन्स के बीच में, अलग अलग सोसाइटी में, गांव की जैसी सोसाइटी में, तो काफ़ी सारे ग्रुप परफॉर्म द टास्क ऑफ बोथ। को कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो दोनों का काम कर रहे हैं, यानी कि वो आर्टिसंस भी होते हैं, वो पीजन्स भी होते हैं। कल्टिवेटर्स और उनकी जो फैमिली होती है वो ही पार्टिसिपेट करती है किसमें, क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह में, जैसे डाइंग हो गया, टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो गया, बेकिंग हो गया, फायरिंग हो गया, पोइट्री मेकिंग एंड रिपेयरिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। Phases in the agricultural calendar when there is a relative lull in activities between sowing, weeding, harvesting, इन सब के टाइम के दौरान जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो इंगेज हो जाते हैं आर्टिसनल प्रोडक्शन, यानी कि जब वो अपनी खेती बाड़ी से फ्री होते हैं तो वो आर्टिशियन वाला काम भी कर लेते हैं। आर्टिशंस कौन होते हैं? जैसे कि पोइट्री जो घड़े वगैरह बनाता है वो हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर, बार्बर, इवन गोल्ड स्मिथ वगैरह वाले जो भी हैं, ये सबको आर्टिसंस कहा जाता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज सर्वे इन रिटर्न फॉर विच दे कंपनसेटेड बाय विलेज बाय वेराइटी ऑफ मीन्स, यानी कि वो अपना जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है वो विलेज को देते हैं और विलेज उनके अलावा उसके बदले में उनको कंपनसेट करता है अलग अलग तरीक़ों से। मोस्ट जो काफ़ी ज़्यादा आम तरीका देखा गया है अपने सहयोगदान को देने का, वो ये है कि जो अपना वो हार्वेस्ट करते हैं वो
क्या करते हैं, जो उनको लैंड मिलता है, कल्टिवेबल वेस्ट होता है, दे आर लाइकली टू बी डिसाइड बाय द पंचायत। वो कौन डिसाइड करता है? वो पंचायत डिसाइड करती है। महाराष्ट्र में क्या होता है, जो लैंड होता है आर्टिसंस का, मिरास और वतांस, वो हेरिडेटरी होल्डिंग होता है। अनदर वाइब्रेंट फीचर जो सिस्टम का आप देखने को मिलेगा, आर्टिसंस और इंडिविजुअल पीजेंट्स होल्डर्स इंटर इनटू अ म्यूचुअल नेगोशिएशन, यानी कि क्या हो जाते हैं, एक म्यूचुअल नेगोशिएशन में आ जाते हैं ऑफ रिम्यूनरेशन, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम गुड्स एंड फॉर सर्विसेज। एक मिनट, सिस्टम वेयर आर्टिसंस एंड इंडिविजुअल पीजेंट्स हाउसहोल्ड्स इंटर्ड into a manual negotiation system of remuneration most of the time goods and service। यानी कि जो आर्टिसंस होते हैं और इंडिविजुअल पीजेंट्स होते हैं हाउस होल्ड वाले, वे म्यूचुअल नेगोशिएशन करते हैं सिस्टम के ऊपर, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 18वीं सेंचुरी में जो रिकॉर्ड हमें कहते हैं ज़मींदार्स के इन बंगाल, हु रिम्यूनरेटेड ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ फॉर देयर वर्क बाय पेइंग them a small daily allowances and diet money। तो इन सबको ये लोग क्या देते थे, थोड़े कुछ पैसे देते थे और डाइट मनी दिया करते थे। दिस लेटर केम टू बी डिस्क्राइब एज जज मानी सिस्टम, जिसका मतलब होता है वॉज नॉट इन व्योग इन द 16th और 17th सेंचुरी। जो एविडेंस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो एविडेंस है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें बताते हैं इंट्रेंसिक वे इन विच एक्सचेंज नेटवर्क ऑपरेटेड एट माइक्रो लेवल, यानी कि कैसे एक्सचेंज ऑफर चलता था माइक्रो लेवल पे, कैश रिम्यूनेशन के बारे में, और नॉट इंटायरली नोन ईदर। मतलब हमें सब चीज़ तो नहीं पता, पर जितना पता है वो यही है। अ लिटिल रिपब्लिक, हाउ डज वन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी, यानी कि कोई एक विलेज कम्युनिटी की कैसे सिग्निफिकेंस समझ सकता है, उसको नहीं पता वो कैसे समझेगा। जो कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे 19वीं सेंचुरी में, वो ये देखते हैं लिटिल रिपब्लिक मेड अप अ फ्रेटर्नल पार्टनर शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, एक फ्रेटर्नल पार्टनर बनाते हैं जिससे वो अपने रिसोर्स शेयर करते हैं, लेबर इन अ कलेक्टिव, दोनों मिल के क्या करते हैं, लेबर का काम कर लेते हैं। ये साइन नहीं है रूरल इगलिटेरियनिज्म का। इंडिविजुअल ओनरशिप जो होती है ऑफ एसेट्स एंड डीप इनइक्विटीज बेस्ड ऑन द कास्ट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी कि जो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है वो क्या करती है, डीप इनइक्विटीज पैदा कर देती है, किसके वजह से, जो कि बेस होती है कास्ट और जेंडर की। A group of powerful individuals decided the fate of the village, exploited the village section and has the authority to dispense justice. Most significant, a cash nexus has already developed through trade between villages और टाउन के बीच में क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश नक्सेस क्या होता है, स्टेब्लिश हो जाता है। मुगल हर्टलैंड टू रेवेन्यू वॉज एसेटेड कलेक्टेड इन अ कैश, यानी कि अब मुगल लोग के टाइम पे भी क्या होता था, रेवेन्यू कैश में लेना शुरू हो जाता है। आर्टिसंस प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट के अंदर, रिसीव करते हैं एडवांसेस और वेजेस इन कैश, एज डिड प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक कॉटन, सिल्क, इंडिगो। तो अब उनको बोले क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड को भी कैश में ही लेते देते हैं, लेन देन जब उनकी हो रही है वो कैश में हो रही है। वीमेन का क्या रोल है एग्रियन सोसाइटी में, लेकिन हम लोग डिफरेंट सोसाइटी में वीमेंस का रोल देखते हैं। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ऑफ्टन इन्वॉल्व मेन एंड वीमेन फॉर स्पेसिफाइड रोल, मतलब कुछ जगह पे हम वुमेंस देखते हैं जिनका स्पेसिफाइड काम होता है, जैसे कि एक्सप्लोरिंग वीमेन एंड मेन हैड टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर इन द फील्ड, यानी कि जो वुमेन होती है, जो मैन होती है, जो खेत में काम करते हैं वो बराबर का काम करते हैं। मैन होता है वो टिल्टेड और प्लोक करता है खेत को, वीमेन क्या करती है, सोड
वीडेड, थ्रेशेड एंड विनोड दी हार्वेस्ट, यानी कि मैन उस खेत को जोत तो देता है, पर जो खेत को जोतने के बाद जो वीमेन होती है उसमें बीज लगाती है, उसको फिर थोड़ी देर जुताई वगैरह करती रहती है, और उसका जो बाद में जब वो जो वीड लगाई वो पक जाती है तो उसको काट लेती है। With the growth of new cultured village, the expansion in the individual peasant farming, which characterized medieval Indian agriculture, the basic of production was the labor resource and the entire household. तो बेसिक जब वो प्रोड्यूस किया जाता था, जब छोटे लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है बेसिकली, तो उसमें घर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेचुरली फिर क्या होता है, जेंडर्ड सेग्रीगेशन बिटवीन द घर और फॉर द वीमेन और द वर्ल्ड फॉर द मैन was not possible in this context. Nonetheless, जो biases हैं related to the women biological functions did not continue. Men structuring women, for instance, were not allowed to touch plow or potter wheel in Western India. Or enter the groves where betel leaves palm were ग्रोन इन बंगाल, यानी कि अब यहाँ पे तो औरतों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, पैट्रियार्कल सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। आर्टिसनल टास्क सच एज स्पाइनिंग करना या उनको शिफ्टिंग एंड किनेडिंग क्ले ऑफ पोइट्री एम्ब्रॉयडरी वगैरह अमंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन फीमेल लेबर। अब ये क्या मोस्ट ज़्यादा यार कमर्शलाइज्ड, जितना ज़्यादा कमर्शलाइज प्रोडक्ट होता था उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती थी वीमेन लेबर की कि वो प्रोड्यूस करें। इनफैक्ट जो पीजेंट्स आर्टिशंस वीमेन वर्क था, नॉट वो फील्ड तक ही सीमित नहीं था, बट हाउसेस ऑफ द एम्प्लॉय और द मार्केट इफ़ नेसेसरी, यानी कि वीमेन केवल खेत में काम नहीं करती थी, वो काफ़ी घर में भी काम कर रही थी। जो ऑफिशियल्स होते थे उनके घर में भी एम्प्लॉय होते थे, उनके घर में भी, और मार्केट वगैरह में भी काम किया करती थी। जो वुमेन होती थी वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स थी एग्रियन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उनको चाइल्ड को भी पालना होता था सोसाइटी में, डिपेंड ऑन द लेबर, और वो डिपेंड भी थी लेबर एज अ लेबर। यानी कि उनके पास भाई उनको लेबर का काम करना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चे के पेट पाल सकें। उसी टाइम पे हाई मोरालिटी रेट्स अमॉन्ग वीमेन ओनिंग माल न्यूट्रिशन, वीमेन काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ता था उनको, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी हो जाती थी, डेथ हो जाती थी चाइल्ड के पैदा होने की वजह से, और इफ़ इवन मेंट टू शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स, माय गॉड। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशल कस्टम्स, यहाँ से बन के आते हैं पीजेंट्स के आर्टिसंस की कम्युनिटी से, जो कि अलग थे एलीट ग्रुप के लोगों से। मैरिजेस थी रूरल एरिया में, रूरल कम्युनिटी में, अब वो क्या हो गई थी, पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस रेदर देन डाउरी ब्राइड फैमिली। री मैरिजेस क्या थी, लेजिटिमेट हो गई थी, डिवोर्स विडो वीमेन वगैरह वगैरह, वो लोग क्या कर सकते, डिवोर्स ही हो चाहे विडो वुमेन हो, वो अब री मैरिज कर सकती थी, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। जो वीमेन है वो अटैच द इम्पोर्टेंस अटैच टू वीमेन एज रिप्रोडक्टिव फोर्स आल्सो मेंट दैट फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर दैम वाज ग्रेट। अकॉर्डिंग टू स्टैब्लिश सोशल नॉर्म्स, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स यानी कि जो सोशल यानी क्या बोलते हैं, जो ये चलता रहता है जो लोगों के औरतों के खिलाफ, हाउस होल्ड वर हेडेड बाय द मेल। तो सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं कि जो घर है वो आदमी चलाएगा, औरत का काम है बस ये करना वो करना वो वाला। तो वीमेन को क्या काम था, उनके पास स्ट्रिक्ट कंट्रोल था कि बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड द कम्युनिटी, यानी कि औरत का काम था कि जो पुरुष है उसका ध्यान रखो, उसकी फैमिली का ध्यान रखो बस। दे कुड इन्फ्लिक्ट ड्रैकोनियन पनिशमेंट इफ दे सस्पेक्टेड इन पार्ट ऑफ द वीमेन। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेस्टर्न इंडिया के, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
उधर जो रिकॉर्ड थे, पिटिशन थे जो कि वुमेंस ने डाले थे विलेज पंचायत में, वो सीकिंग रिड्रेस, जस्टिस मांगने के लिए। वाइफ थी वो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट जो किनके इनफिडेलिटी ऑफ द हस्बैंड्स के खिलाफ वाइफ ने काफ़ी सारे केसेस डाल रखे थे। और नेगलेक्ट द वाइफ एंड चिल्ड्रन बाय द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि वो लोग क्या कर रहे थे, गृहस्थी जो मैन थे वो अपने पत्नी को नहीं देख रहे थे, यानी कि उनको कहीं अफेयर वगैरह होगा या बच्चे वगैरह वो अच्छे से नहीं रख रहे थे उनको, या तो पैसे वैसे नहीं दे रहे थे जो औरतें होती हैं घर की, तो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे थे, अपने आदमी के खिलाफ कंप्लेंट्स वगैरह डाल दिया करती थी। वहीं जो मेल होते थे वॉज नॉट ऑलवेज पनिश्ड, वो ऐसा नहीं कि हर बार उनको पनिश ही किया जाता था। स्टेट सुपीरियर कास्ट ग्रुप did not intervene when it comes to ensuring that the families what adequately provide for. In most cases when women petitioned to the panchayat their names was excluded from the record, यानी कि उनके जो नाम होते थे वही क्या करते थे, पिटीशन से हटा दिए जाते थे। The petitions were referred to as a mother, sister or wife, the male head of the household. Amongst the landed gentry, women had the right to inherited property. Instances from the Punjab shows the women, including widows, actively participating in the rural land market as sellers of property inherited by them. Hindu and Muslim women inherited zamindars which they were free to sell or mortgage. Women zamindars were known in 18th century Bengal. In fact, one of the biggest and most famous of 18th century zamindaris, that is Rajshahi, had a woman at the helm.